Hello guys, this is Professor Nilesh Anandwani. Again I am welcoming you from my bottom of my heart from my YouTube channel, that is Biology Exam Preparation with Nilesh Anandwani. तो चलिए आज कुछ नया सीखते हैं, कुछ नया टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो आज मैं जो टॉपिक आपके सामने लेके आया हूँ वो है चैप्टर नंबर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में से टॉपिक है स्ट्रक्चर फंक्शन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। स्ट्रक्चर फंक्शन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। तो स्टेम के बारे में, स्ट्रक्चर फंक्शन और उसका डिटेल में मॉडिफिकेशन के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। और प्लीज अगर मेरा वीडियो एंड तक देखने के बाद अगर आपको इस वीडियो से कुछ फायदा होता हो, अगर आपको समझ में आता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। मेरा वीडियो काफ़ी वैल्यूएबल रहेगा आप लोगों के लिए। तो मैं आज आपको स्टेम का स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन और मॉडिफिकेशन काफ़ी डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो पे बने रहें, हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए एक टिपिकल प्लांट है। स्टेम क्या होता है एक्चुअली, सबसे पहले हम ये देखें तो स्टेम इज नथिंग बट एरियल पार्ट ऑफ अ शूट सिस्टम। स्टेम क्या होता है? स्टेम स्टेम जमीन के ऊपर प्लांट का जितना भी हिस्सा होता है उस पूरे पार्ट को हम कहते हैं स्टेम। स्टेम इज नथिंग बट द एरियल पार्ट ऑफ अ शूट सिस्टम। स्टेम शूट सिस्टम का ऊपर का पार्ट होता है और स्टेम को हम जनरली मेन एक्सिस भी कहते हैं और या तो सिंपली शूट सिस्टम भी कहते हैं। और स्टेम कहाँ से निकलता है? तो जैसे मैंने आपको कहा था, रूट कहाँ से निकलते हैं? प्लांट में जो सीड होती है उस सीड के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक होता है रेडिकल और एक होता है प्लूमुल। रेडिकल जमीन के अंदर चला जाता है जिससे रूट सिस्टम बनता है और प्लूमुल जमीन के ऊपर आ जाता है जिससे हम शूट सिस्टम बनता है। सो stem can be defined as it is nothing but the aerial part of a plant body which is produced from the plumule and it becomes a shoot system. Generally stem produces some dissimilar organ and some similar organ. Dissimilar organs are like a flowers, fruit, leaves. All these are dissimilar organ, but stem also produces some similar organ. And the list of similar organ is only, you can say, the leaf. All the leaf coming from the branches look like each other on a same species of a plant. ओके तो आपको समझ गया होगा कि स्टेम में कुछ सिमिलर पार्ट प्रोड्यूस होते हैं लीफ जैसे, और स्टेम में कुछ डिसिमिलर पार्ट भी प्रोड्यूस होते हैं ब्रांचेस, फ्लावर और फ्रूट जैसे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। Now I am going to tell you three important property regarding the stem and just keep it in mind, these are very valuable for you. Remember, stem is a positive phototropic. Positive फोटोट्रोपिक का मतलब क्या है? फोटोट्रोपिक मतलब सनलाइट। तो सनलाइट स्टेम के ऊपर इजीली आती है तो इसके लिए हम स्टेम को कहते हैं पॉजिटिव फोटोट्रोपिक। एंड स्टेम इज अ नेगेटिव जियोट्रोपिक। जियोट्रोपिक मतलब सॉइल। स्टेम सॉइल के अंदर नहीं होता है, सॉइल के अंदर सिर्फ रूट ही होता है, तो इसके लिए स्टेम को कहते हैं नेगेटिव जियोट्रोपिक। और थर्ड प्रॉपर्टी, स्टेम इज अ नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिक। हाइड्रो मीन्स वाटर। नेगेटिव क्यों कहा गया है? क्योंकि स्टेम कभी भी पानी के अंदर नहीं होता है, स्टेम पानी के मतलब जमीन और पानी के ऊपर होता है, इसके लिए स्टेम को हम कहते हैं नेगेटिव जियोट्रोपिक, अवे फ्रॉम सॉइल, नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिक, अवे फ्रॉम वाटर, but positive phototropic means it is front of a sunlight. Remember very important things about the stem. कुछ स्टेम जो बिगिनिंग पीरियड में ग्रीन भी होते हैं और ग्रीन कलर के स्टेम होते हैं तो वो फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं। ज्यादातर फोटोसिंथेसिस काम लीफ का ही होता है, लेकिन कुछ स्टेम बिगिनिंग स्टेजेस में फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं। Keep it in mind one very crucial thing about the stem. As you can see, these are the birds: axillary bird, terminal bird, you can say some lateral birds are also there. यहाँ पे बताया नहीं बताया, ठीक है। तो कुछ ऐसे बर्ड्स होते हैं, जनरली मैं यहाँ इस फोटो में आपको बताता हूँ। So stem also produces two kind of a birds. Stem also have a, you can say terminal node and internode. As you can see,
यहाँ पे देखिए ये सेक्शन, ऐसे हम कहेंगे नोड, ऐसे हम कहेंगे नोड, ये भी नोड है, ये भी नोड है, ये भी नोड है, ये भी नोड है, और दो नोड के बीच में जो गैप होता है ना, इस गैप को हम कहते हैं इंटरनोड। आप ये गैस कीजिए, शुगर केन कैसा होता है, गन्ना, तो शुगर केन में जहां से थ्रेड जैसे चीजें निकली हुई होती है, वो सब पार्ट्स को हम कहते हैं नोड, और ऐसे दो नोड के बीच में जो गैप होता है उसे हम कहते हैं इंटरनोड। सो दिस इज नोड, दिस इज नोड, दिस इज नोड, दिस इज नोड, these are nodes, and between two nodes there is a gap, this gap is called internode. So guys, नाउ एक बात याद रखिए कि स्टेम के ऊपर बहुत सारे बर्ड्स भी होते हैं। यस, स्टेम के ऊपर बहुत सारे बर्ड्स होते हैं। तो ये बर्ड्स क्यों होते हैं या तो इनका काम क्या है, ये डिस्क्राइब करने से पहले मैं आपको बता दूं, देयर आर टू टाइप ऑफ अ बर्ड, वन इज अ फ्लोरल बर्ड एंड सेकंड वन इज अ वेजिटेटिव बर्ड। Floral bird basically turn into the flower. Floral bird basically turn into the flower, and that's why this floral bird is responsible for sexual reproduction in flowering plant, because फ्लावर में से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। और अगर हम दूसरी चीज अगर डिस्कस करें, वेजिटेटिव बर्ड, सो वेजिटेटिव बर्ड में एक आता है टर्मिनल बर्ड, एक आता है एक्साइल बर्ड, और एक आता है एक्सेसरी बर्ड, और एक आता है एडवेंटेशियस बर्ड। ठीक है, अभी सबसे पहले ये देखिए टर्मिनल बर्ड। टर्मिनल बर्ड इज ऑल्सो नोन एज अपाइकल बर्ड। प्लांट के सबसे ऊपर जो बर्ड होता है ना, जैसे हम कहते हैं अपाइकल बर्ड, ऑल्सो नोन एज अ टर्मिनल बर्ड। ऊपर है इसके लिए अपाइकल, और एंड पे है इसके लिए टर्मिनल बर्ड कहते हैं। अगर टर्मिनल बर्ड नहीं होता तो प्लांट की ग्रोथ है ना, वहीं पे हाइट है ना, वहीं पे रुक जाती है। तो टर्मिनल बर्ड काफी इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा बर्ड होता है एक्सिलरी बर्ड। तो एक्सिलरी बर्ड क्या होता है, बर्ड्स विच लाई इन द एक्साइल ऑफ अ लीफ इज कॉल्ड एज एक्सिलरी बर्ड। लीफ के पास में जो बर्ड होता है उसे हम कहते हैं एक्सिलरी बर्ड। और भी कुछ बर्ड होते हैं, यहाँ पे इतने बताए नहीं है, मैं आपको जनरल ऐसे ही बता देता हूँ। तो अपाइकल बर्ड, एक्सिलरी बर्ड, यहाँ पे भी उन्होंने नहीं बताया। तो आप ये देखिए एक्सेसरी बर्ड क्या होते हैं। कभी कभी एडिशनल बर्ड्स भी कुछ प्रोड्यूस होते हैं। एक्सिलरी बर्ड जो होते हैं ये एक्सिलरी बर्ड, तो एक्सिलरी बर्ड के पास में ही कुछ एडिशनल बर्ड्स भी होते हैं, उन्हें हम कहते हैं एक्सेसरी बर्ड। और ओकेशनली कभी कभी एडवेंटेशियस बर्ड्स भी प्रोड्यूस होते हैं, वो इमरजेंसी में प्रोड्यूस होते हैं। इन केस अपाइकल बर्ड या तो एक्सिलरी बर्ड, एक्सेसरी बर्ड, कुछ कोई बर्ड्स अगर काम नहीं करते हैं तो डैमेज हो गए, तो उस समय एडवेंटेशियस बर्ड्स प्रोड्यूस होते हैं। तो कितने बर्ड्स होते हैं टोटल? टोटल बर्ड्स के दो प्रकार होते हैं, एडवेंटेज सॉरी वेजिटेटिव बर्ड्स एंड फ्लोरल बर्ड। फ्लोरल बर्ड का काम होता है फ्लावर को प्रोड्यूस करना, और वेजिटेटिव बर्ड्स का काम होता है वेजिटेटिव पार्ट्स को डेवलप करना। और उसके चार प्रकार होते हैं, टर्मिनल बर्ड, एक्सिलरी बर्ड, एक्सेसरी बर्ड एंड एडवेंटेशियस बर्ड। ओके, तो ये हुए बेसिक थिंग्स अबाउट द यू कैन से स्टेम। अभी हम देखें स्टेम के फंक्शंस क्या होंगे। So stem basically gives a support, it gives a shape to the plant body, it gives a support to the plant body, it helps in production of several dissimilar and similar organ like a leaves, flower, fruit. Important is branches, अगर branches हैं तो flower आएंगे, flower आएंगे तो fruit में conversion होगा। Stem also responsible for conduction of water and mineral and water and food material. Actually stem conduct नहीं करेगा, लेकिन पानी और मिनरल नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, और फूड मटेरियल और पानी ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे, तो इनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी स्टेम ही काम में आएगा। So stem has a you can say so many function. Stem is also undergoing some kind of modification. You can say underground modification, you can say subaerial modification, you can say aerial modification. So stem is also responsible for this kind of modification. Okay, so now we will discuss about stem modification. Okay guys, तो आगे हम बढ़ते हैं। Generally stem undergo three kind of a modification. If stem undergo modification which is below the soil, then such kind of modification is called underground modification. Examples are rhizome, stem, tuber, bulb and comb. And if stem undergo modification on the soil surface, neither below the soil nor in the air, then it is called subaerial modification. Examples are runner, stolon, offset and sucker. And aerial modification is a kind of modification in which stem modified in the air, neither on the soil surface nor below the soil. It is in the air. You can say above the soil. That's why it is called aerial modification.
तो चलिए हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन तीनों टाइप को। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। सो underground modification of a stem. In many plants, stem develop below the soil. Such kind of a modification is called, uh, in many plant, stem undergo below the soil. Some kind stem undergo modification below the soil. It is called underground modification. कुछ plants ऐसे होते हैं जिसमें stem soil के अंदर कुछ modifications में चले जाते हैं। इन process को हम कहते हैं अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। अभी अगर हम देखें कि स्टेम अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन में क्यों जाते हैं, तो उसके पीछे भी कुछ रीजंस है। द अंडरग्राउंड स्टेम स्टोर फूड मटेरियल, दैट्स व्हाई स्टेम अंडरगो मॉडिफिकेशन। इट आल्सो हेल्प इन जर्मिनेटिंग सीजन फ्रॉम you can say season to another season, that is called पेरेनेशन। एंड स्टेम कैन आल्सो अंडरगो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। देखिए तीन चीजें होती है। स्टेम सबसे पहले अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन में क्यों जाता है, ताकि वो फूड स्टोर कर सके। जैसे पोटैटो है, ऑनियन है, ये सूरन है कॉम में, फिर ये बल्ब मतलब जिंजर है, उसमें फूड स्टोर करने के लिए अंडर गो मॉडिफिकेशन में जाते हैं। दूसरी चीज है स्टेम पेरेनेशन में जाते हैं। क्या होता है पेरेनेशन? PERENNATION, PERENNATION। पेरेनेशन मीन्स जब कोई प्लांट एक सीजन से दूसरी सीजन तक कंटिन्यूअसली ग्रो होता है, उसे हम कहते हैं पेरेनेशन। और तीसरी चीज प्लांट मतलब जो अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन का तीसरा पर्पस होता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करना। तो सबसे पहला इसका एग्जांपल है राइजोम। तो हम राइजोम को देखते हैं। राइजोम क्या होते हैं? राइजोम इट इज अ प्रोस्टेट ब्राउनिश स्टेम विच ग्रोस हॉरिजॉन्टली अंडर द सॉइल सरफेस। ये प्रोस्टेट हॉरिजॉन्टल ग्रो होने वाली एक ब्रांच है जो सॉइल के अंदर की तरफ ग्रो होती है। इट possess द टर्मिनल बर्ड एंड एक्सिलरी बर्ड एट द नोड। आपको दिख रहा है ये टर्मिनल बर्ड है और कुछ एक्सिलरी बर्ड भी इसके अंदर अवेलेबल होते हैं। जनरली rhizomes best example of rhizome is ginger. Scientific name of ginger is Gingiber officinale. And another example of a rhizome is a turmeric. And the scientific name, or you can say botanical name of turmeric, is a Curcuma domestica. Curcuma domestica. Remember, there are further two type of rhizome. Rhizome is known as a sympodial rhizome. Rhizome is known as a sympodial rhizome in case if a rhizome grows in lateral way, and if rhizome grows in a vertical way, then it is called monopodial rhizome. Example is lotus. अभी हमें पता है, देखिए लोटस मतलब जो कमल का फूल होता है कीचड़ में खिलता है, तो कमल के फूल के नीचे जो स्टॉक होता है मतलब स्टेम होता है, उसे जनरली खाया भी जाता है वेजिटेबल के तौर पे। उसे कमल दंडी के नाम से पहचाना जाता है। तो वो जनरली वर्टिकली ग्रो होता है, ऐसे खड़ा होके वर्टिकली ग्रो होता है, इसके लिए उसे कहते हैं मोनोपोडियल राइजोम। और जो राइजोम ऐसे हॉरिजॉन्टली जिंजर और टर्मरिक के जैसे ग्रो होते हैं, उसे हम कहते हैं सिम्पोडियल राइजोम। मैं आप सभी लोगों के लिए एक चीज बता दूं, एनसीईआरटी में इतना डिटेल में दिया नहीं है, लेकिन हमारे यूट्यूब चैनल पे नेट सेट के पेट के आईआईटी जैम गेट के भी स्टूडेंट जुड़े हुए होते हैं, इसके लिए मुझे डिटेल में पढ़ाना पड़ता है। ठीक है। दूसरा हम देखते हैं स्टेम ट्यूबर मीन्स पोटैटो। स्टेम ट्यूबर is a underground modification of a stem just to store more and more food material in the body. Best example of a stem tuber is a Solanum tuberosum, which is a botanical name of a potato. हमें पता है कि पोटैटो एक ऐसा मतलब फूड मटेरियल है जिसके बिना ऑलमोस्ट फूड मटेरियल जो खाना होता है वो अधूरा कहलाया जाता है। तो पोटैटो हर व्यंजन में पाया ही जाता है। तो पोटैटो लोग समझते हैं कि फ्रूट है या तो वेजिटेबल है। आपकी जानकारी के बता दूं कि पोटैटो एक प्रकार का स्टेम होता है जो अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन होता है। और अगर बोटेनिकली अगर हम इसे देखें तो पोटैटो के ऊपर ये जो दिख रहे हैं आपको, इनको हम कहते हैं आइज ऑफ पोटैटो या तो बर्ड्स ऑफ पोटैटो। ये है बर्ड्स ऑफ पोटैटो। जब भी कोई फार्मर पोटैटो की एग्रीकल्चर करता है तो पोटैटो को हार्वेस्ट करने के बाद, निकालने के
बाद वो पोटैटो की आइस को निकाल के फिर से जमीन में डाल देता है ताकि 3 महीने के अंदर फिर से एक ऐसा पोटैटो इसमें से बन जाए। ये जो आइस होती है पोटैटो की वो वाटर और मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके ग्रो होती है और ग्रो होने के बाद उनमें से फिर से एक नया पोटैटो का डेवलपमेंट होता है। सो दिस इज अबाउट द स्टेम ट्यूबर। मूविंग टुवर्ड्स द बल्ब, बल्ब के दो एग्जांपल होते हैं, एक होता है ऑनियन और दूसरा होता है गार्लिक। Bulb, it is a disc-like underground modification of a stem, which itself does not store food material. ये खुद एक प्रकार से फूड मटेरियल स्टोर नहीं करते, लेकिन उनके जो लीफ होते हैं आसपास के वो फूड स्टोर करते हैं। The upper surface of a disc is possess a scaly leaves. मैं आपको बताऊं कि ओनियन तो सबने खाया ही होता है, तो ओनियन की जो सेंटर में जो एकदम एक राउंडेड शेप होता है उसे हम कहते हैं बल्ब, और उसके आसपास लीव्स होती है। अगर हम ऑनियन की पहली लीव्स निकालें तो ये काफी पेपर जैसी होती है, थीन होती है, और उस पेपरी लीव्स को निकाल दे तो उसके बाद काफी मोटी मोटी लीव्स आती जाती हैं। कुछ ऑनियन में 10 भी लीव्स हो सकती है, कुछ में 5 भी हो सकती है, कुछ में 8 भी हो सकती है। ये लीव्स के नंबर ज्यादा होते हैं। याद रखिए बल्ब के दो प्रकार होते हैं, एक होता है ट्यूनिकेट बल्ब, एक होता है ट्यूनिकेट बल्ब। तो ट्यूनिकेट बल्ब मतलब when the fleshy scale leaves surrounded the apical bud in the form of concentric ring, it is called as the tunicate bulb. Example is onion, and sometimes they may partially overlap with each other through their margin. This is called scaly leaf. Example is garlic. कभी कभी क्या होता है बल्ब के आसपास सराउंडिंग में बहुत सारी लीव्स होती हैं। इस प्रकार के बल्ब को हम कहते हैं ट्यूनिकेट बल्ब, जिसका एग्जांपल है ऑनियन। और दूसरा एक बल्ब होता है जिसे हम कहते हैं स्केली बल्ब, तो उसका एग्जांपल क्या होता है गार्लिक। गार्लिक में जैसे हमें पता है लहसुन में कैसे दिखता है, लहसुन की जो कलियां होती हैं वो कलियां सब आपस में एक दूसरे से चिपकी हुई होती है, तो उसे हम कहते हैं स्केली बल्ब। गार्लिक होता है इसका एग्जांपल। आगे हम आते हैं कॉर्न की तरफ। कॉर्न इज अ शॉर्ट fleshy and upright thickened underground stem. It bears many buds in the axial and scaly leaves. Example of a corn is a arbi, you can say calocasia, or samican you can say amorphous phallus. तो जनरली सूरन जो होते हैं वो कॉर्न कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। तो ये थे 3 अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ अ स्टेम। यस, ओके डियर स्टूडेंट्स, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप की मॉडिफिकेशन में, जैसे हम कहते हैं सब एरियल मॉडिफिकेशन। क्या होता है सब एरियल? तो देखिए सब एरियल इज अ टाइप ऑफ अ मॉडिफिकेशन ऑफ अ स्टेम इन विच स्टेम ट्रेल ऑन द सरफेस ऑफ अ सॉइल। सब एरियल स्टेम का ऐसा मॉडिफिकेशन है जिसमें स्टेम सॉइल के सरफेस के ऊपर ट्रेल करती है। जैसे पटरियों के ऊपर गाड़ी कैसी होती है, ना ही वो जमीन के नीचे होती है ना ही एयर में होती है, वो डायरेक्टली पटरियों के ऊपर ही होती है। सेम वे सब एरियल मॉडिफिकेशन में जितने भी एग्जांपल है वो सब सॉइल से नीचे चिपके हुए होते हैं, सॉइल के अंदर भी नहीं होते हैं और सॉइल से ऊपर भी नहीं होते हैं, सब चिपके हुए होते हैं। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं सब एरियल मॉडिफिकेशन। अभी सब एरियल मॉडिफिकेशन क्यों किया जाता है? तो देयर आर 3 मेन पर्पस बिहाइंड द सब एरियल मॉडिफिकेशन। फर्स्ट मेन पर्पस इज अ पेरेनेशन, means ability of a plant to survive from one condition, one seasonable condition to the another seasonable condition, and second one vegetative propagation. And there are 4 examples we are looking front of us for the sub aerial modification. These are runner, offset, stolon and sucker. Let's discuss with a runner. क्या होते हैं रनर? These are special narrow green, these are special narrow green horizontal and prostrate branch which develop at the base of a shoot. It is called a crown. The number of runner arises from each is erect shoot. Each number has one or more node. Example is long grass and axalis. अभी ये देखिए मैंने आपको जनरली टेक्निकली तो चीजें बता दी, मैं आपको समझाता हूँ अभी। नाउ जस्ट इमेजिन दिस, इस डायग्राम में तो मैं बता नहीं सकूंगा सॉइल लेके, सो जस्ट इमेजिन ये वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन में मिट्टी भरी हुई है, सॉइल पड़ा हुआ है,
और इस सॉइल के ऊपर ये जनरली ग्रास है, रनर। तो इस ग्रास में यहाँ से काफी सारे देखो ब्रांचेस निकली हुई हैं, तो इस पार्ट को हम कहेंगे क्राउन। ये भी है क्राउन, ये भी है क्राउन। तो एक क्राउन में से कम 10-15 जनरली ग्रास के रनर्स निकल सकते हैं। तो ये होता है रनर। रनर में आपको फिर से बता दूं, रनर रनर एक हॉरिजॉन्टली मतलब फ्लैट सरकने वाली, एक हॉरिजॉन्टली फ्लैट सरकने वाली ग्रास की एक लेयर होती है जो सॉइल के सरफेस के ऊपर ही ट्रेल करती है, और जहां से काफी सारे लीव्स निकलते हैं उसे हम कहते हैं क्राउन। तो ये आप देख रहे हो काफी सारे क्राउन है, और इन क्राउन्स में से ये जनरली लेयर्स निकलते हैं। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्टोलोन की तरफ। Stolon is a slender lateral branch that arises from the base of a main axis. Stolon लेटरल ब्रांच के मेन एक्सिस में से निकलती है शुरुआत के टाइम पे। मतलब स्टार्टिंग में स्टोलोन के जो पार्ट्स होते हैं वो जमीन से थोड़ा ऊपर की तरफ चले जाते हैं। दोनों स्टोलोन के पार्ट जमीन से थोड़े ऊपर चले जाते हैं। इनिशियली स्टोलोन ग्रोस upward like an ordinary branch and then bend down to touch the soil where terminal bud gives rise to a new shoot. क्या होता है, स्टार्टिंग में स्टोलोन दोनों एक दूसरे से जुड़ के थोड़े एयर में ऊपर चले जाते हैं। ये देखिए, ये सॉइल का लेयर होगा, तो ये दोनों एयर में थोड़े ऊपर चले जाते हैं। फिर यहाँ से टर्मिनल बड की शुरुआत होगी, तो ये नीचे की तरफ धकेल दिया जाएगा, और ये पूरा का पूरा एक सॉइल के साथ कनेक्ट हो जाएगा। यस, एग्जाम्पल ऑफ अ स्टोलोन इज जास्मिन, मेंथा, स्ट्रॉबेरी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब हम आते हैं ऑफसेट की तरफ। ऑफसेट क्या होता है, आप लोगों के लिए बता दो कि ऑफसेट है ना, सीईटी में 2 बार पूछा गया अब तक। तो क्या होता है ऑफसेट? ऑफसेट को जनरली रनर ऑफ aquatic प्लांट भी कहते हैं हम। क्या होता है, ये जो रनर है ये जमीन के ऊपर ट्रेल करते हैं, लेकिन ये जो ऑफसेट है ये ऑफसेट पानी के ऊपर ट्रेल करते हैं। ये पानी के नीचे नहीं होते हैं, पानी के ऊपर भी नहीं होते हैं, मतलब हवा में भी नहीं होते हैं, ये पानी के सरफेस के ऊपर होते हैं। इसके लिए ऑफसेट को कहा जाता है रनर्स ऑफ aquatic प्लांट। It is commonly called as the runners of aquatic plant. It is a shorter and thicker than the runner. ये runner से काफी छोटे भी होते हैं, लेकिन ये काफी thick होते हैं उनसे। It help in the vegetative propagation, especially in the aquatic plant like water hyacinth, you can say जलकुंभी, etc. etc. आगे बढ़ते हैं sucker की तरफ। Sucker is a runner-like branch which develop from the axil of a scaly leaves. सकर भी रनर के जैसे सकर भी रनर के जैसे ही होते हैं, लेकिन ये एक्साइल लीव से उनकी ब्रांचेस जनरली निकलती है। एंड सकर ऑल्सो ट्रेल ऑन द सरफेस ऑफ अ सॉइल। ये जो पार्ट है उनके यहाँ से सॉइल सरफेस होगा, क्योंकि ये जो पोर्शन ये पूरा रूट सॉइल के अंडर में होगा। सो यू कैन से सकर इज a runner like a branch which develop from the axil of a scaly leaves which undergo subaerial modification. इसका एग्जांपल है क्राइसेंथेनम। तो ये था हमारा सब एरियल मॉडिफिकेशन। Okay guys, so now we have reached up to the point called aerial modification of stem. So what is this aerial modification? Sometimes aerial stem or its vegetative part or floral bud undergo modification to form some specialized structure. This structure में भी कभी कभी क्या होता है, कुछ प्लांट में स्टेम कुछ अलग पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे कभी कभी स्टेम टेंड्रिल बन जाती है, कभी थॉर्न कांटे जैसी बन जाती है, कभी फाइलोक्लेड बन जाती है। ये डेजर्ट में पाए जाते हैं ज़्यादातर, और कभी कभी क्लेडोड में या तो बुलबिल में इनका कन्वर्जन हो जाता है। तो इस प्रकार के मॉडिफिकेशन हम कहते हैं हम एरियल मॉडिफिकेशन, क्योंकि ये जमीन के टच में नहीं होती है, ना ही जमीन के अंडर होती है, इसके लिए हम इसे कहते हैं एरियल मॉडिफिकेशन। सबसे पहले हम देखते हैं स्टेम टेंड्रिल। इट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ अ स्टेम in which axillary bud modified to form ये देख रहे हैं आपको, to form a thin, wiry and highly sensitive structure. This is called tendril. This tendril help the plant to attach itself to the support and climb. They found generally in the plant which have a very
वीक और डेलिकेट स्टेम। जिस प्लांट की स्टेम काफी वीक या तो डेलिकेट होती है उसमें टेंड्रिल पाए जाते हैं, और टेंड्रिल उनको जनरली सपोर्ट करते हैं प्लांट को स्टैंड करने के लिए। ये देखिए स्टेम के ये टेंड्रिल कैसा है, टेंड्रिल इज अ थीन wiry and coily. Tendril is a thin, wiry and coily which gives a support to the plant body for the purpose of giving a much support, because the stem of such plant may be weak or may be delicate. Okay guys, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं थॉर्न की तरफ। एक कांटे जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। Thorn is a hard, pointed, and usually it is a straight structure produced by the modification of a axillary bud. Thorn एक hard, pointed, straight structure होते हैं। ये axillary bud में से modified हुए stem के part होते हैं। ये कभी-कभी leaves में, branches में और flower में भी निकल सकते हैं। They are indicating modified stem. They are indicating this modified stem. They are generally found in citrus, bignonvilla, you can say dorantana, you can say duranta. तो ये कुछ एग्जाम्पल है थॉर्न के। अभी हम देखते हैं फाइलोक्लेड की तरफ। क्या होता है फाइलोक्लेड? द फाइलोक्लेड ऑल्सो नोन एज अ क्लेडोफिल, सॉरी, द फाइलोक्लेड ऑल्सो नोन एज अ क्लेडोफिल, इट इज अ स्टेम विच गेट मॉडिफाइड इनटू द लीफ लाइक स्ट्रक्चर। कभी कभी क्या होता है, जब प्लांट डेजर्ट में होते हैं तो डेजर्ट में दिन में धूप काफी होती है, और धूप होने के कारण लीफ काफी श्रिंक हो जाते हैं। तो लीफ अगर श्रिंक हो जाते हैं मतलब होता है लीफ में से जो स्टोमेटा है, स्टोमेटा का पानी काफी बाहर इवोपरेट हो जाता है। तो इवोपरेट होने के कारण लीफ श्रिंक हो जाती है। ये न हो इसके लिए लीफ अपने आप को श्रिंक करने मॉडिफिकेशन कर देते हैं, लीफ के मॉडिफिकेशन हो जाते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, अगर लीफ पतली हो गई तो फोटोसिंथेसिस कौन करेंगे, तो स्टेम ग्रीनिश कलर के बन जाते हैं। रिप्लेसमेंट ऑफ लीफ इज कॉल्ड फाइलोक्लेड। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? डेजर्ट में सनलाइट ज्यादा होने के कारण लीफ में से वाटर का इवोपरेशन ज्यादा होता है और पानी ऑलरेडी प्लांट में कम होते हैं, तो लीफ अपने आप को मॉडिफाइड कर देते हैं। अगर लीफ मॉडिफाइड कर देते हैं तो फोटोसिंथेसिस कौन करेंगे, तो ऐसी कंडीशन में स्टेम जनरली लीफ के जैसे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देते हैं अपने आप को, ताकि फोटोसिंथेसिस प्रॉपर्ली हो सके। तो ये है फाइलोक्लेड। एग्जाम्पल अगर इनके देखें तो जो जनरली डेजर्ट प्लांट होते हैं उनमें यही कंडीशन पाई जाती है। क्लेडोड, दीज आर ग्रीन ब्रांचेस विथ अ limited growth which have taken the function of photosynthesis. True leaves are reduced to scaly or spiny. ये भी डेजर्ट से ही रिलेटेड है। कुछ प्लांट में लीव्स काफी श्रिंक हो जाते हैं, तो उस वक्त स्टेम कुछ ग्रीन कलर के पोर्शंस प्रोड्यूस करते हैं और इन पोर्शंस को फोटोसिंथेसिस करने के लिए यूज किया जाता है। इसे हम कहते हैं क्लेडोड। बुलबिल देखिए, बुलबिल, व्हेन एक्सिलरी बर्ड है, when axillary bud becomes a fleshy axillary bud देखिए, when axillary bud becomes a fleshy and rounded due to storage of nutrient, this is called bulbil. It get detached from the plant body and fall on the ground and may start a new plant. देखिए कुदरत का करिश्मा कैसा होता है। कुछ प्लांट में ऐसी एक भी टेक्निक है कि विदाउट सीड they can germinate into new plant, they can convert it into new plant. तो कभी कभी ये जो बर्ड हैं, कभी कभी एक्सिलरी बर्ड जो होते हैं वो फूड स्टोरेज करने के बाद बुलबिल नाम के ऑर्गन में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये बुलबिल जब साइज में काफी बड़ा हो जाता है तो प्लांट इस पोर्शन से स्टेम से निकल जाता है और निकलने के बाद नए प्लांट में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये होते हैं एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। तो अगर हम तीनों को रिकॉल करके देखें तो हमने अब तक क्या देखा इसमें, स्टेम इज नथिंग बट एरियल मॉडिफिकेशन, स्टेम इज नथिंग बट ascending portion of a plant body which is produced from the yes plumule portion of a seed. Stem generally it's a positive phototropic, negative geotropic and negative hydrotropic, and stem produces two type of bud, vegetative and floral bud. Floral bud turn into flower, vegetative bud gives to the different type of bud, terminal, axial, accessory and you can say the buds. एंड देन फाइनली हमने देखा कि स्टेम बहुत सारे मॉडिफिकेशन में जाते हैं। स्टेम
अंडरग्राउंड जा सकते हैं मॉडिफिकेशन में, जिसके एग्जांपल होते हैं राइजोम, बल्ब, स्टेम, ट्यूबर, कोन, ये तो साइंटिफिक नाम है, उनके नाम भी मैंने कॉमन बता दिया आपको। And stem can also undergo sub-aerial modification, which is neither in the ground nor above the ground. It is on the ground, surface of ground. Example है runner, offset, stolon, sucker. और stem कभी कभी air में भी modification में जाते हैं, और इसे हम कहते हैं aerial modification. Examples are stem, tendril, thorn, phylloclade, also called cladophyll, and then क्लेडोड, एंड देन फाइनली बुलबिल। तो ये थे स्टेम के डिफरेंट पार्ट। तो ये था गाइस हमारा पॉइंट, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ अ स्टेम इन डिटेल। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस वक्त ये वीडियो समझ में आ गया, अगर आपको ये वीडियो समझ के कोई टेक्स्ट बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं लगती है, अगर आपको एक क्लियर भी समझ में आ गई बायोलॉजिकल स्टूडेंट्स को, तो यस मेरी मेहनत सफल हुई। और लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप बायोलॉजी सब्जेक्ट से जुड़े हो, और कोई सब्जेक्ट से भी जुड़े हो तो भी आप कर सकते हो, क्योंकि मैं काफ़ी एंटरटेनिंग वीडियोस लाते रहता हूँ। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।